Hello everyone, welcome to the first lecture of our this new series जिसके अंदर हम जो हमारा NIOS है उसके थ्रू जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड है फॉर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो हमारा कोर्स होता है उसके जो कोर्स ये पूरा हमें प्रोवाइडेड है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा जो मेन एम है वो अपकमिंग जो एग्ज़ाम है PRT का वो है। इसके अलावा ये जो वीडियोस है ये हेल्पफुल रहेंगी सभी जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से एक गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी हम पढ़ेंगे वो ऑथेंटिक तो होगा ही, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ होगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो DSSS है उसका जो PRT का एग्ज़ाम होता है, पार्ट बी का जो सिलेबस होता है DSSS कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं देती है। जो टीचिंग मेथडोलॉजी है और जो पेडागोजी है उसका तो जो सिलेबस हो जाता है इस वजह से वो और ज़्यादा वास्ट हो जाता है कि हम वो कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ पे एंड करें, उसका एक्चुअल में कोई एंड है नहीं। तो हमें एक तरीके से वो पैटर्न एक फॉलो करना होता है जो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने को मिलता है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो NIOS की बुक्स हैं इसके अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब कुछ क्वेश्चंस तो आप ऐसे देखोगे कि जो लाइन यहाँ लिखी हुई है ना सेम लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है हमारे लिए कवर करने के लिए उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो इसके अंदर कई कोर्सेज हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा वेरी फर्स्ट कोर्स है वो है 501। इसके अंदर मिलते हैं हमें 3 ब्लॉक्स और उन ब्लॉक्स में कुछ यूनिट है। आज हम ब्लॉक 1 का यूनिट 1 जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले बता दूँ ये जो वीडियो हमारी रहेगी इसमें जो हम पढ़ेंगे जो NIOS का कंटेंट है उसको हम बिल्कुल डीप में जाके ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हम लाइन टू लाइन पढ़े जा रहे हैं हर चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ हम नहीं करने वाले हैं। हम करने वाले हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, कुछ अलग बातें बताई गई हैं। क्योंकि हमारा हम अगर आप PRT की तैयारी कर रहे हो तो आपने सीटेट ज़रूर दिया होगा। ठीक है, तो एक जो हमारा नज़रिया है एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को देखने का वो बना हुआ है कि टीचिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन होगा, जो लर्निंग को चाइल्ड सेंट्रिक बनाएगा, जो बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज़ करवाएगा, वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो हमें वो चीज़ हमारी थोड़ी बहुत डेवलप हो चुकी है। ठीक है, तो वही चीज़ें हम बार बार नहीं पढ़ने वाले हैं। जो चीज़ें हमें नहीं पता हैं, कुछ नई हैं, उन चीज़ों पे हम थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। तो जो हमारा यूनिट 1 है इसके अंदर एंशियंट इंडिया में एजुकेशन क्या था उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद जो मिडिवल एरिया आया, जब हमारे मुस्लिम रूलर्स आए उस टाइम पे एजुकेशन थी कैसी थी वो बात की गई है। उसके अलावा जब ब्रिटिशर्स आए उस टाइम पे हमारा जो एजुकेशन था उसका क्या स्टेटस रहा, जो कमीशंस आए जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे उस टाइम तक एजुकेशन का क्या क्या रहा, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहला है एंशियंट इंडिया में एजुकेशन थी, जो हमारा वैदिक पीरियड है उस टाइम पे। तो एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है उसी टाइम से। ठीक है, यहाँ पे थर्ड आई बोला गया है एजुकेशन को, हमारी जो नॉलेज होती है उसको। अब ये है मेन, यहाँ पे देखो जो एजुकेशन स्टार्ट होती है, स्टार्ट कैसे होती है, एडमिशन लेते हैं हम गुरुकुल में। गुरुकुल प्रणाली तब चलती थी, जो बच्चे थे गुरुकुल में ही रहते थे टीचर के साथ, वहीं वो उनकी लर्निंग होती थी। तो जो वो एडमिशन ले रहे हैं उसको क्या बोलते थे, उपनयन संस्कार। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ही एजुकेशन दी जाती थी। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, मतलब थोड़ा सा अलग है इसलिए क्योंकि जो जब मिडिवल एरिया आया था तो वहाँ पे गर्ल्स को एजुकेशन
का इतना वो नहीं था कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, वहाँ पे लड़कों पे ज़्यादा फोकस करा जाता था। लेकिन जो हम वैदिक एरा पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि लड़कों के साथ साथ लड़कियाँ भी बहुत पढ़ी, आगे बढ़ी, स्कॉलर्स बनी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं स्कॉलर वुमेन्स का, गार्गी, ऐत्री, कौशल्या, तारा, द्रौपदी। अब ये जो नाम है ये थोड़े इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ टीचिंग एग्जाम्स में ये नाम आ रखे हैं। जो वुमेन स्कॉलर्स हैं इनके नाम से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रखे हैं टीचिंग एग्जाम्स में, तो देख लेना ये। फिर है कि जो लोअर लेवल की एजुकेशन है यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो किस पे फोकस्ड होती थी, वो थी कि जो डेली लाइफ एक्टिविटी है, जो संसारिक जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड जो भी है, जीने की कला है और बात करने की है, रहने की है, ये सब प्राइमरी में सिखाया जाता है। उसके बाद जो हायर एजुकेशन होती थी, हायर एजुकेशन किस चीज़ की स्टडी होती थी, ये थोड़ी डीप स्टडी होती थी। एक सब्जेक्ट्स रिलेटेड जैसे हिस्ट्री हो गया, मैथोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें, फाइन आर्ट्स वगैरह। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि एजुकेशन क्या, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें। फिर है कि जो एजुकेशन थी गुरुकुल में वो फ्री थी, लेकिन अब फ्री में एजुकेशन तो थी लेकिन गुरुकुल कैसे चलेगा, वहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं। तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे क्या करते थे, वो भीख भीख मांगते थे एक तरीके से गुरुकुल को चलाने के लिए, और उस भीख को क्या बोलते थे, माधुकरी। ठीक है, गुरु जो था वो गुरुकुल का हेड होता था और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए वो सब होता था। वो जो सिखाता था गुरु कुछ पैसे नहीं लेता था। ठीक है, अपने स्टूडेंट से वो फ्री में एजुकेशन देता था। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि फीस चार्ज करना एक टैबू था कि यार तुम पैसे ले रहे हो पढ़ाने को, क्योंकि जो विद्या का दान है वो तो क्या है, महादान है, ऐसा माना जाता था। तो गुरु पैसे वैसे नहीं लेते थे। और एक जो सच्चा टीचर है, एक जो सच्चा गुरु है, वो क्या है, एक वो जब तक उसकी ज़िंदगी चलती है तब तक वो क्या है, एक स्टूडेंट है। वो कुछ ना कुछ हमेशा सीख रहा होता है। जैसे आज के टाइम में हमारा कॉन्सेप्ट है L3 टीचर। तो L3 टीचर का फुल फॉर्म क्या है, अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, कि जब तक उसकी ज़िंदगी है तब तक वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। टीचर क्या था, गाइड बाय द साइड, कि बच्चे के साथ रहकर वो उसको सिखा रहा है, उसको गाइड कर रहा है। ना कि क्या है, सेज ऑन द स्टेज। ऐसा नहीं है कि सामने गुरु खड़ा हो गया स्टेज पे, वो बोले जा रहे हैं, बच्चे सुने जा रहे हैं पैसिवली, बल्कि क्या है कि उनके साथ रह रहा है और उनकी लर्निंग में हेल्प करवा रहा है। फिर है स्नेम मॉनिटोरियल सिस्टम। अब ये क्या है, इसमें क्या था कि जो गुरु के वो थे, शिष्य थे, तो उसमें या तो उसका बेटा या फिर जो सबसे बड़ा स्टूडेंट होता था, ठीक है, स्टूडेंट होता था, समझदार होता था, वही क्या बन जाता था, आगे चल के टीचर बन जाता था। लेकिन फिर उसके बाद आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब आर्यंस आए तो आर्यंस के टाइम पे मनुस्मृति आई। मनुस्मृति में वर्ण के बारे में बताया गया, वर्ण व्यवस्था जो थी। तो उसके बाद जो ब्राह्मण्स थे वही गुरु का जो रोल है वो करने लग गए। ठीक है, फिर है असेसमेंट की बात की। अब देखो, आज हम जो असेसमेंट की बात करते हैं कि कंटिन्यूस होना चाहिए, कंप्रिहेंसिव होना चाहिए, ये उस टाइम पे था और जो कि गुरु करते थे। यहाँ पे कोई भी टर्मिनल एग्जामिनेशन नहीं थे कि मान लो 1 साल हो गया तो अब इनका टेस्ट ले लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि जो गुरु था वो हर टाइम पे अपने बच्चों को ऑब्जर्व, अपने जो शिष्य हैं उनको ऑब्जर्व कर रहा होता था, तो उनका कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा होता था, असेसमेंट हो रहा होता था। वहाँ पे स्टूडेंट फ्री थे, वो अपने गुरु चुन सकते थे कि उन्हें किस गुरु से पढ़ना है और उन्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसे ही वहाँ के जो गुरु थे वो भी फ्री थे कि वो अपना स्टूडेंट किसे एक्सेप्ट करेंगे और किसे नहीं करेंगे। फिर थोड़ी सी बात की गई है मिडिवल पीरियड के बारे में।
यहाँ पे लोअर एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए मकतब्स बनाए गए, और मदरसा हायर एजुकेशन के लिए। और ये कहाँ पे होते थे? मस्जिद के अंदर होते थे। वहाँ पे क्या दी जाती थी? इस्लामिक एजुकेशन, जो कि कुरान में जो भी राइटिंग्स है कुरान की, वो मुस्लिम चिल्ड्रंस को बाय मुल्लाज एंड मौलवीज। ठीक है। और यही अरेंजमेंट जो मिडिवल पीरियड का था वो रहा कब तक? जब तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं आई, जब तक उनका कंट्रोल नहीं हुआ बहुत सारे रीजन्स में, तब तक यही चलता आ रहा था। फिर है प्रोफेशनल टीचर ऑफ टुडे। अब ये टीचर की ना पॉजिटिव पॉजिटिव बातें हैं, हमें इसको इतना डीपली आप देख लेना, बट यहाँ पे इतना अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि उसे पॉजिटिव होना चाहिए, कम्युनिकेटिव होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें पता है, एक टीचर को बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, कि वो ऑर्गेनाइज्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, मोटिवेटिव हो। ठीक है। तो ये एक बार आप देख लेना। फिर आता है कि द चेंजिंग नेचर ऑफ द सोसाइटी टुडे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर। माने कि यानी कि जो सोसाइटी है वो डायनेमिक है, वो चेंज होती रहती है, तो उसी के हिसाब से जो टीचर है उसको भी चेंज होना चाहिए। तो इसमें बस यही है कि धीरे धीरे जो सोसाइटी है वो चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही टीचर को भी अपनी पढ़ाई, अपने पढ़ाने के तरीके, लर्निंग कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें देखनी है। तो यहीं पे थोड़ा आईसीटी का रोल बताया गया है। जैसे कि अभी के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है। ठीक है। तो एक टीचर को भी एडवांस होना चाहिए कि वो एजुकेशन में भी इस चीज़ को इन्वॉल्व करे, बच्चों को सिखाए ये सब चीज़ें। ठीक है। तो ये सब वही एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे एक था कि लॉरीलार्ड्स कन्वर्सेशन मॉडल था, जिसके अंदर टीचर के 4 रोल्स बताए गए थे। ठीक है। डिस्कर्सिव, अडेप्टिव, इंटरेक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव। तो ये अलग सा मॉडल था, इसलिए मैंने करा दिया। बाकी आगे चलते हैं। अब था जब मिडिवल पीरियड एंड हुआ, तो उसके बाद जो वो आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर धीरे धीरे उन्होंने जब अपना राज करना स्टार्ट कर दिया, तब एजुकेशन का क्या रहा जब तक हम आज़ाद नहीं हो गए। तो पहली बात जो एजुकेशन की देखने को मिलती है ना, सबसे पहली बात वो मिलती है 1813 के चार्टर्ड एक्ट में। ठीक है। तो चार्टर्ड क्या होता था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं तो ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो था, उनके पास एक परमिशन थी एक तरीके की कि वो इंडिया में अकेले बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि वो आए तो बिजनेस के ही मकसद से थे यहाँ पे। तब जो उन्हें साइन कराना पड़ता था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 10 ईयर्स का होता था इसका टेन्योर। तो जब 1813 में चार्टर्ड गया तो पार्लियामेंट में वहाँ की, तो वहाँ पे क्या बोला गया गया कि 1 लाख रुपए जो है हर साल इंडिया में एजुकेशन पे खर्च होने चाहिए। नहीं नहीं, देखो अभी 10 ईयर्स नहीं था, वो 20 ईयर्स था, मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो वो चार्टर जो है रिन्यू होना चाहिए था हर 20 ईयर्स में। तो जब 1813 में गया तो रिन्यू हुआ, तो वहाँ पे क्या बात हुई कि इंडिया में पहली बार जो एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात हुई ब्रिटिशर्स के थ्रू, तो इस चार्टर्ड एक्ट में हुई थी 1813 की, कि 1 लाख रुपए हर साल जो है वहाँ की एजुकेशन पे खर्च होने चाहिए। फिर अब ये नया एक तरीके से बजट आया, तो अब उस पर वर्क कैसे करना है, तो इसके लिए एक आदमी आया, एक इंसान आया, मैकॉले। ठीक है। इसको लॉर्ड मैकॉले बोलते हैं। तो ये जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का चेयरमैन था। इसने एक मेमोरेंडम बनाया, कब बनाया? 1835 में, जिसको हम मैकॉले मिनट्स कहते हैं। अब उसमें इसने क्या क्या बातें कही, इसका एक
बहुत फेमस सा एक तरीके से इसने कहा कि a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. मतलब इतना ज़्यादा इसने एग्जैजरेट किया इंग्लिश को, इतना एकदम नीचे ही बोल दिया इंडिया का लिटरेचर और अरेबिया का। इसने आया यहाँ पे देखा, यहाँ पे तो संस्कृत और अरेबिक चलती थी लैंग्वेजेस, तो इसने दोनों ही लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई, हमें एजुकेशन इसमें नहीं देनी। हम किस में एजुकेशन देंगे? हम देंगे एजुकेशन इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो अब ये भी एक चैलेंज था कि इतनी बड़ी कंट्री है, उसमें इंग्लिश पढ़ाना है, अब वो कैसे जाएगा सभी लोगों के अंदर। तो ये लोग जो है इंग्लिश को एकदम इंडियंस के अंदर घुसेड़ना चाहते थे कि जो इंडियंस है ना वो अपने ब्लड और कलर से इंडियन हो, लेकिन अपने टेस्ट से, अपनी सोच से, अपनी हर चीज़ से और क्या बन जाए, वो इंग्लिश बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए इसने कौन सी पॉलिसी लाई? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो ये ध्यान रखना, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसकी दी हुई है? मैकॉले मिनट्स की। इसके अंदर क्या था, इसका मतलब क्या था इस थ्योरी का, कि जो इलाइट पीपल है, ठीक है, कंट्री के जो इलाइट पीपल है, अमीर वर्ग है, उसको हम पढ़ा देते हैं बढ़िया बढ़िया, उसको इंग्लिश सिखा देते हैं, और जो नीचे तबके वाले लोग हैं या मिडिल क्लास है वो या लोअर क्लास है, वो उनसे देख देख के सीख जाएंगे। तो जैसे पानी रिस रिस के नीचे पहुंच के वो फिल्टर हो जाता है, ऐसे ही धीरे धीरे इंग्लिश भी जो है नीचे तक, लोअर लेवल तक खुद ब खुद पहुंच जाएगी जब हम इलाइट क्लास को करा देंगे। ठीक है, तो मैकॉले मिनट्स में क्या हुआ? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी इसने, और इंग्लिश को बहुत सपोर्ट किया। यहाँ पे एक ये बात थी कि लॉर्ड बेंटिक ने एक्सेप्ट किया। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का? लॉर्ड बेंटिक। अब लॉर्ड बेंटिक ने कहा कि भाई मैकॉले मेरा भाई है, ठीक है, तो अब भाई ने जो बोला वो करना पड़ेगा। तो भाई ने बोला इंग्लिश सिखानी है तो इंग्लिश सिखानी है। यहाँ हमारा मैकॉले ख़त्म हो गया। फिर आया वुड्स डिस्पैच। ये कब आया? 1854 में। अब वुड्स डिस्पैच जो है, इसको क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। इंडिया में एजुकेशन का मैग्ना कार्टा है वुड्स डिस्पैच। इसमें अच्छी अच्छी बातें हुई थोड़ी बहुत कि जो ऐसी अच्छी अच्छी बात है कि एजुकेशन का थोड़ा बहुत इन्होंने फैलाव किया। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम इंग्लिश भी पढ़ाएंगे और यहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, नेटिव लैंग्वेजेस है, उसमें भी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको भी इनकरेज करेंगे। ठीक है, लेकिन जो हम पढ़ाएंगे वो हम पढ़ाएंगे क्या? हम पढ़ाएंगे हमारा कल्चर, जो इंग्लैंड का कल्चर है, वहाँ का लिटरेचर है, वहाँ का साइंस है, वहाँ की फ़िलॉसफी है, वो सब हम पढ़ाएंगे। एक जो पब्लिक सर्वेंट्स की क्लास है उसको हम क्रिएट करेंगे। ये उनका बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि जो एक नौकरशाही वाली प्रणाली है जो हम आज भी देखते हैं, वो वाली चीज़ वुड्स डिस्पैच में बात की गई थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या बात की? इन्होंने स्कूल्स की बात की, हायर स्कूल्स की बात की, इंटरमीडिएट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो ये सब बनवाने का काम इनके टाइम पे अच्छा हुआ। ठीक है, वुड्स डिस्पैच में इसकी बात की गई थी। और इसने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनवाया। कहाँ पे? जो इनकी 5 प्रोविंसेस थी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न। और इसके अकॉर्डिंग ही जो वुड्स डिस्पैच है, इसमें यूनिवर्सिटीज़ की बात की गई। तो जो पहली 3 यूनिवर्सिटीज़ थी वो बनाई गई 1857 में। ठीक है, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। अब 1857 में आपको पता है लड़ाई हुई थी, तो ये काम उतना अच्छा हो नहीं पाया। फिर वही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डिसॉल्व हो गई, और क्या आ गया था? क्राउन आ गया था।
फिर अब उसके बाद क्या क्या होगा वो देखते हैं। तो ये आया हमारा हंटर कमीशन। अब हंटर कमीशन याद रखना, ये हमारा पहला कमीशन है, ठीक है। अभी तक कोई कमीशन नहीं है एजुकेशन से रिलेटेड, ये हमारा पहला कमीशन है। अब यहाँ पे ना ये लाइन थोड़ी हाईलाइटेड है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो ये जो हाईलाइटेड है ना, इनको थोड़ा पढ़ के जाना, क्योंकि जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो थोड़ा होता है कि इनसे रिलेटेड आ जाते हैं जो हाईलाइटेड होता है। तो हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है? वोकेशनलाइजेशन से। पहला कमीशन है, बता दिया। कब आया ये? 1882 में, ठीक है। तो इसमें क्या बात की गई कि जो एजुकेशन है उसके बाद हाई स्कूल के बाद एक तो यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू जा रही है जिसमें आप अकेडमिक पढ़ लो, और दूसरी किसकी तरफ जा रही है? कमर्शियल या वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन जो है उसकी तरफ। फिर आया हमारा यूनिवर्सिटीज़ कमीशन। अब यूनिवर्सिटीज़ बन गई थी, लेकिन अब ये भी तो देखना था कि यूनिवर्सिटीज़ अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है। तो उसके लिए क्या बनाया गया? यूनिवर्सिटीज़ कमीशन। ये 1902 में बना, ठीक है। तो जब इसने देखा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो इसने क्या रिकमेंड किया कि जो भाई यूनिवर्सिटीज़ अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, इनको रीऑर्गेनाइज करो, इनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाओ, सिस्टमेटिक बनाओ, ठीक है। ये बात की गई। और इसके अंडर ही जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में, ठीक है। तो उसमें क्या बात की गई, जो स्कूल है उनको यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज होना पड़ेगा, और इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। तो यहाँ पे भी ये हाईलाइटेड है कि यूनिवर्सिटी कमीशन में क्या हुआ है, मेन स्कूल्स जो है वो किसके कंट्रोल में आ गए हैं? यूनिवर्सिटीज़ के। फिर आया हमारा सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन कब आया? 1917 में, ठीक है। इसने किसकी बात की है? इंटरमीडिएट कॉलेजेस की। इंटरमीडिएट कॉलेजेस क्या होते हैं? जो 10th के बाद 11th 12th होती है उसको इंटरमीडिएट बोला जाता है। तो उसको ही थोड़ा अलग करने की इसने बात की कि उधर अलग अलग स्ट्रीम्स बनाओ, एक तरीके से आर्ट्स की, साइंस की अलग अलग कॉलेजेस खोले जाएं, या फिर जो हाई स्कूल्स हैं कुछ कुछ हाई स्कूल्स में ये करा जाए, ठीक है। इसी ने रिकमेंड किया बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बनाना चाहिए एक ऐसा बोर्ड, ठीक है। और जो +2 वाला जो स्टेज है, या फिर जो जूनियर कॉलेजेस वाला जो स्टेज है, वो किसका दिया हुआ है? सैडलर कमीशन। जैसे अभी हम यहाँ पे बोलते हैं सिटीज़ में 11th 12th बोल देते हैं, लेकिन कभी गांव वगैरह में भी आज भी जो है 10th के बाद उसको मैट्रिक बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं इंटर में, कॉलेज में एडमिशन ले लिया है 1st ईयर और 2nd ईयर। तो ये वाली चीज़ क्या है? सैडलर वाली चीज़ है ये, +2 वाला कॉन्सेप्ट। फिर आता है हरटोंग कमीशन, या 1929 में। अब भाई 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, बता देना कमेंट में। फिर हरटोंग कमीशन ने क्या बोला? इसने क्या देखा कि भाई एक ही तरीके के कोर्स करे जा रहे हैं बच्चे, एक ही चीज़ पढ़े जा रहे हैं। अब तुमने भी नोटिस किया होगा कि एक गांव है वहाँ पे आज भी ये थोड़ा है कि वहाँ पे एक बच्चे ने एक कोर्स कर लिया था प्रोफेशनल सा, JBT नाम का। फिर उसकी नौकरी लग गई। फिर वहाँ के पेरेंट्स ऐसे हो गए कि हम भी अपने बच्चे का करवा देते हैं, हम भी अपने बच्चे का करवा देते हैं। तो एक जो बहुत बड़ी संख्या में लोग फिर वही करने लग गए, वही वाला कोर्स। तो इसने सजेस्ट किया कि नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, और कोर्सेज लाओ, और करिकुलम को और बढ़ा दो, ठीक है, और डाइवर्जन करो कोर्सेज का। इंडस्ट्रीज और कमर्शियल करियर्स ये सब मिडिल स्टेज में लाओ, जहाँ पे बच्चे सीखें और बड़े होते होते वो उसमें एकदम स्पेशलाइज हो गए। इसने थोड़ी टीचर्स ट्रेनिंग की भी बात की थी। फिर आता है हमारा सप्रू कमेटी। सप्रू कमेटी क्या था? इसने भी वोकेशनल कोर्सेज पे बात की। सप्रू कमेटी कहाँ किसकी अंडर आई, किसकी वजह से? यूपी गवर्नमेंट लाई थी। अब यूपी गवर्नमेंट ने देखा कि भाई इतने बेरोजगार क्यों भटक रहे हैं युवा। उस टाइम तो इंस्टाग्राम भी नहीं होता था जो बैठे बैठे रील बना ले, तो ऐसे ही बैठे रहते थे, बेरोजगारी क्यों है। गवर्नमेंट ने देखा, तो देखा ये तो जो पढ़ रहे हैं
वो एक्चुअल में एक तरीके से बुक सेंटर्ड नॉलेज है। तो नहीं भैया, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इसने भी रिकमेंड किया, सजेस्ट किया कि सेकेंडरी स्टेज पे और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाए। फिर आती है हमारा एबॉट वुड रिपोर्ट। अब एबॉट वुड रिपोर्ट क्या थी? ये दो इंसान थे, एबॉट और वुड, ठीक है। 1935 में आया इनका, और इनके कहने पे ही जो पॉलिटेक्निक जो कॉलेजेस हैं उनकी स्थापना हुई, वो एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है। पॉलिटेक्निक की बात किसने की है भाई? एबॉट वुड रिपोर्ट ने। एबॉट और वुड दो इंसान थे, इन दोनों की रिपोर्ट थी। एक की रिपोर्ट थी टेक्निकल एजुकेशन पे, एक की रिपोर्ट थी एकेडमिक एजुकेशन पे। अभी एक कमेंट में आप बताओ कि किसकी कौन सी थी। फिर आती है हमारी अगली जाकिर हुसैन कमेटी। जाकिर हुसैन कमेटी वर्धा स्कीम भी बोलते हैं, बेसिक एजुकेशन भी बोलते हैं, 1937 में आई। थोड़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेना अच्छे से। अक्टूबर में 1937 में एक इंडियन नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ वर्धा में, ठीक है, जहाँ पे महात्मा गांधी ने क्या बात की? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की। किसके लिए? 7 साल तक के बच्चों के लिए, मदर टंग में, जिनको फिर एजुकेशन की क्या होनी चाहिए? एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? मैनुअल एंड प्रोडक्टिव वर्क, कि जो बच्चा है उसका एक तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, सिर्फ सोच से नहीं, अफेक्टिव डोमेन नहीं, वो सॉरी कॉग्निटिव डोमेन नहीं, उसका अफेक्टिव डोमेन, काम को लेकर जो उसकी सोच है वो बदले, उसका फिजिकल जो ग्रोथ है वो भी हो अच्छे से, ठीक है। तो उसके ही अंडर एक जाकिर हुसैन चेयरमैन थे, एक कमेटी बनाई गई, और इसी कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको हम वर्धा स्कीम या बेसिक एजुकेशन कहते हैं। इसमें क्या क्या बात की गई? वर्क सेंट्रिक एजुकेशन की बात की, सेल्फ सपोर्टिंग की, जब बच्चा मतलब सीख जाएगा, काम करेगा, तो आगे चलकर वो अपना खुद का भी काम कर सकता है, खुद को सपोर्ट कर सकता है। मैनुअल वर्क की बात की। नॉन वायलेंट मतलब कि जैसे अब बच्चा सीख रहा है तो वो बहुत एक तरीके से सेंसिटिव होगा काम के लिए, अपने भी दूसरों के भी, और अपना काम करेगा, अपना खाएगा, कमाएगा, करेगा काम। तो एक वो चीज़ होती है कि दूसरों का तुम लिविंग नहीं छीन सकते। एक तरीके से पैसे होते हैं वो तो चोरी कर सकते हो, लेकिन जो काम है, जो कला है, उसको कभी कोई चोरी नहीं कर सकता। तो जो रिस्पेक्ट है, ये सब चीज़ें हैं, वो एक तरीके से नॉन वायलेंट के पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं। फिर है कोऑर्डिनेशन विद होम कम्युनिटी। जो चाइल्ड है वो सबके साथ मिलजुल कर रह रहा है, कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, उसका सोशलाइजेशन अच्छा हो रहा है, ये सब चीज़ें। फिर है सार्जेंट रिपोर्ट। ये हमारी लास्ट एक तरीके से टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसमें क्या बात की गई है? इसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री जो एजुकेशन है उसका यूनिवर्सलाइजेशन की बात किसमें की गई है? सार्जेंट रिपोर्ट में। इसने क्या ही बात की है? जो वर्धा स्कीम में सजेस्टेड था कि बच्चे जो है उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए, और बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करें मिडिल स्कूल स्टेज में। किस में बात की गई है? सार्जेंट रिपोर्ट में, ठीक है। जो हाई स्कूल्स होते हैं वो 2 टाइप के होने चाहिए, एक एकेडमिक और एक टेक्निकल। कॉलेजेस की भी बात की गई, टीचर्स की ट्रेनिंग भी बात की गई। अब ये ध्यान रखना, जो सार्जेंट रिपोर्ट थी ये ऐसी पहली रिपोर्ट है, ठीक है, पहली ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है कि इसने बहुत जो एजुकेशन के लगभग सभी स्टेजेस, सभी एस्पेक्ट्स जो है उनको कवर किया। प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, और टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल, प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है। ये सारी एजुकेशन पे इसने ध्यान दिया। टीचर की ट्रेनिंग पे बात की गई इसने, उनके जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए बात की गई, ठीक है। तो ये सब किसने बात की गई है? सार्जेंट रिपोर्ट में ये सब बातें की गई है। तो यहाँ पे हमारा 501 के ब्लॉक 1 का यूनिट 1 ख़त्म होता है। इस चैप्टर की जो है इम्पोर्टेंट बातें थी हम वो पढ़ चुके हैं, और मिलते हैं अगले चैप्टर की अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।